नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है देवास। हुआ कुछ यूं कि 10 जनवरी 2025 को वृंदावन धाम कॉलोनी, जो बीएनपी थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ से एक मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने पुलिस को फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि मेरे वर्तमान किराएदार, जिनका नाम बलबीर राजपूत है, उन्होंने अभी-अभी ये बताया है कि उनके पुराने किराएदार ने जिन 2 कमरों में अपना सामान छोड़कर मकान हैंडओवर करके और जो वापस चला गया था, उसमें बदबू की शिकायत पर मेरे कहने पर उसने कमरा खोल के उसकी सफाई की, बदबू के सोर्स को पता लगाने की कोशिश की, तो ये पता लगा कि उसके वहाँ पर रखे हुए फ्रिज में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि वो लाश बहुत दिन पुरानी है। ये बात सुनकर फौरन जो थाना प्रभारी थे अमित सोलंकी और वहाँ के एसपी थे पुनीत गहलोत, ये दोनों ही मौके पर पहुंच गए, क्योंकि बड़ी सनसनीखेज टाइप की ये बातें होती हैं कि जब लाश फ्रिज में मिले। आप जानते हैं कि पिछले साल भर में तमाम लड़कियों की लाशें फ्रिज में मिली हैं, कई टुकड़ों में कटी हुई मिली हैं, कई टुकड़ों में फेंकी हुई मिली हैं। तो और वो फिर अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में सनसनी बनती हैं। तो दोनों ही अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच के उन्होंने देखा कि पुनीत श्रीवास्तव के उस मकान में कई कमरे हैं, जिसमें वर्तमान जो किराएदार हैं उनका नाम बलबीर राजपूत था। वो पिछले 10-12 महीने से उस मकान में रह रहे थे और पिछले कुछ दिनों में, यानी जब उन्होंने ये बदबू की शिकायत की, तो देवास में बिजली कट गई थी। वहाँ के ट्रांसफार्मर में कोई समस्या हुई होगी, कई दिन तक बिजली नहीं आई। थोड़ा घंटे 2 घंटे आए, फिर आई, फिर चली गई। और इसी बीच उस कमरे से बलबीर राजपूत को दुर्गंध आ रही थी। उनके दिमाग में आया कि शायद बहुत दिनों से बंद इस कमरे में कोई चूहा मर गया होगा और जिसकी बदबू से वो परेशान थे। तो उन्होंने आगे बताया, जो एसपी हैं और उनको भी और इंस्पेक्टर को भी, कि साहब मैंने मकान मालिक से कहा कि साहब ये 2 कमरे बंद हैं, आपका पुराना जो किराएदार है वो अपना सामान भी नहीं ले जा रहा है और कमरों को बंद करके गया है, इसमें से बदबू आ रही है। फौरन धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि आप उसको खोल लीजिए, चाबी मैं भिजवा देता हूँ, उसको खोल लीजिए और खोल के देखिए कि कहाँ से वो बदबू आ रही है। बलबीर राजपूत ने, उसमें बहुत ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था, बलबीर राजपूत ने उन कमरों की सफाई की गरज से उसके सामान हटाकर और ये देखने की भी गरज से कि जो बदबू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और उनका यही प्राइमा फेसी मानना था कि किसी चूहे के मरने की वजह से, आप जानते हैं घर में अगर कभी चूहा मर जाए तो बड़ी असहनीय दुर्गंध आती है उसकी। वो कभी कभी सोफे को नीचे से काट के भीतर घुस जाते हैं, कभी अलमारी के पीछे घुस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है चूहों की, और वो दुर्गंध बहुत खराब होती है। तमाम सामान को इधर उधर हटाने और साफ सफाई करने के बाद भी वो दुर्गंध कम नहीं हुई। धीरे धीरे उस दुर्गंध की डायरेक्शन में वो गए तो देखा कि पुराने किराएदार का फ्रिज कपड़ों में लिपटा हुआ है, जैसा कभी ट्रांसफर पर जाते समय लोग खरोंच ना आ जाए, कुछ उसको पैक करके रखा था कुछ गत्तों में और उसके ऊपर कपड़ों में बांध के टेप लगा के पैक करके रखा हुआ था, और उसी में से दुर्गंध आ रही थी। वो भी बड़ा हैरान करने वाली बात थी। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कोई मीट वीट उसमें रखा गया हो और इतने दिनों से बंद है, बिजली बहुत दिनों से आ नहीं रही है। बहुत दिनों का मतलब कई दिनों से, 2-3 दिनों से बिजली आ नहीं रही है, हो सकता है उसकी वजह से बदबू आ रही हो। उन्होंने उसका वो गत्ता निकाला, उसका कपड़ा जो जिससे वो ढक के और बांधा गया था उसको हटाया
और फ्रिज खोला तो फ्रिज में एक लड़की की लाश थी। उन्होंने फौरन वहीं से अपने मकान मालिक को बताया, मकान मालिक ने पुलिस को बताया, पुलिस मौके पर आई और पुलिस को, मौके पर आई हुई पुलिस को पूरी बात बलबीर राजपूत ने बता दी। फौरन धीरेन्द्र श्रीवास्तव से संपर्क किया गया और उनसे ये पूछा गया कि इसके पहले ये सामान किसका है। उन्होंने कहा इसके पहले रहने वाले जो किराएदार थे उनका सामान है। उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया इंगोरिया उज्जैन के निवासी संजय पाटीदार इसमें रहते थे। संजय पाटीदार के बारे में फिर भीड़ इकट्ठा हो गई, तमाम लोग वहाँ जमा हो गए, कॉलोनी के बहुत से लोग जमा हो गए। जब ये पता लगा कि फ्रिज में एक लाश मिली है तो लोगों ने बताया कि संजय पाटीदार यहाँ करीब 2 साल रहा है और उसके साथ एक महिला रहती थी जिसको न वो पत्नी बताता था न वो दोस्त बताता था, बस जानने वाली बताया करता था। उसका नाम पिंकी बुलाया करता था और लोगों को ये पता था कि उसका नाम प्रतिभा प्रजापति है। ये भी बताया लोगों ने। जब पूछा पुलिस ने कि भाई आपने इनको कब से नहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि फरवरी मार्च में अंतिम बार ये देखी गई थी, फरवरी मार्च 24 में। उसके बाद से उसको यहाँ आते जाते किसी ने नहीं देखा। खैर, जैसे ही ये पता लगा फौरन एक पुलिस टीम रवाना की गई, उज्जैन पुलिस से संपर्क किया गया और वहाँ इंगोरिया में इसको ढूंढा गया तो इसका पता लग गया और ये गिरफ्तार भी होकर गिरफ्तार होकर देवास आ गया। गिरफ्त में आए संजय पाटीदार ने बताया कि साहब प्रतिभा उसके साथ 5 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही है। 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले वो उसको देवास लेकर आया था और यहाँ इसी किराए के मकान में उसने हम दोनों एक साथ रहते थे। उसका ये कहना है कि जनवरी 24 में, लगभग 5 साल लिव इन में रहने के बाद जनवरी 24 में प्रतिभा प्रजापति उर्फ पिंकी ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और ये कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, जो तुम तमाम बताते हो कि ये नौकरी कर लूँ, वो नौकरी कर लूँ, पैसा इकट्ठा कर लूँ, अपना मकान बनवा लूँ, अपनी गाड़ी ले लूँ, ये सामान्य बहाने होते हैं लंबे समय तक लिव इन में रहने वालों के, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उसके बाद शादी करूँगा। लेकिन जनवरी से वो लगातार उस पर दबाव बनाती रही कि आप बताइए वरना मैं आपके घर चलूँगी, आपके मदर फादर से मिलूँगी, इनसे मिलूँगी, उनसे मिलूँगी। ये जो लड़कियाँ कहती हैं हमेशा लिव इन में रहने के बाद शादी का दबाव बनाएंगी, तो ये है कि मैं फेसबुक पोस्ट कर दूँगी, मैं इंस्टा पे लिख दूँगी, मैं तुम्हारे घर जाऊँगी, तुम्हारे माँ बाप से मिलूँगी, तुम्हारे बहनों से मिलूँगी, सबको बताऊँगी कि तुम 5 साल से मुझे शादी का झांसा देकर अपने साथ रखे हुए हो। तो आदमी उस समय उहापोह में, 5 साल तो उसने पूरे मजे लिए, लेकिन जब उसको लगता है कि अरे ये तो और लोग भी जान जाएंगे, तो फिर उसका दिमाग उल्टी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। संजय से पूछा गया आखिर तुमने ये सब किया क्यों, जब दबाव बना रही, तो उसने कहा कि इंगोरिया के ही रहने वाले अपने दोस्त विनोद दवे को इसने ये पूरी बात बताई और ये कहा कि कैसे भी करके मेरा इससे छुटकारा करा दीजिए, क्योंकि ये अब गले पड़ जाएगी और अगर गले पड़ गई, मुझे शादी करनी पड़ी, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा, मैं किस किस को कहाँ कहाँ क्या क्या जवाब दूंगा। विनोद दवे उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अच्छा, विनोद दवे का देखिए, विनोद दवे पेशे से टीचर था। बहुत दिनों तक उसने बच्चों को पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाया था, कॉलेज में पढ़ाया था, लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया था और इसी तरह दंड फंद के काम, जो जैसे कहते हैं ना लफंगई वाले काम, वो उसने शुरू कर दिए थे और फ़ौरन उसने हामी भर दी कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो और तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा हर दुख सुख मेरा है, तुम्हें दुख, तुम दुखी हो, हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। फिर वही 10 जनवरी को और 10 मार्च को वो दोनों आए घर पर। प्रतिभा भी थी वहाँ पर, प्रतिभा और पिंकी, और बातचीत की। फिर दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। विनोद दवे और प्रतिभा के पति संजय पाटीदार ने पति क्या, लिव इन में रहने वाले उनके बॉयफ्रेंड ने। और गला घोटने के बाद
ये इंश्योर कर लिया कि वो मर चुकी है। मरने के बाद फ्रिज के भीतर के जो पार्टीशंस हैं वो सब हटा दिए और टेढ़ा मेढ़ा करके उसको फ्रिज के भीतर डाल दिया। पहले उसे एक रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया ताकि जो उसके जो दरवाजे और मेन बॉडी के बीच में जो रबर की रबर की एक रबर की एक रिंग जो बनी होती है, जो चिपक जाती है, जिससे बाहर की हवा भीतर या भीतर की हवा बाहर नहीं आती है, तो उसी में बंद कर दिया और उसमें जरा सा भी सुराख न हो या उसकी हवा बाहर न जाए या मरने के बाद तमाम गैसेस बनती हैं उसकी वजह से वो फ्रिज का दरवाज़ा खुल न जाए, इसके लिए उसने खूब अच्छी तरह टेप से बांधकर उसके ऊपर कपड़े से उसको लपेट दिया, नीचे ऊपर सबसे, और उसके बाद उसे फिर पैकिंग वाले मटेरियल से पैक कर दिया। लेकिन ये सावधानी रखी कि बाकी सारे जो स्विच थे वो ऑफ कर दिए, जो एसी का स्विच था, जो बल्ब का, ट्यूबलाइट का, सब चीज़ें ऑफ कर दी, लेकिन फ्रिज को चलने दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मकान मालिक से कहा कि साहब अब दूसरी जगह मुझे नौकरी मिल गई है, मैं वापस उज्जैन जा रहा हूँ और आपका ये किराया हो गया, अपडेट कर दिया। और ये कहा कि साहब 2 कमरे में सामान मेरा बहुत है और अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मकान तलाशूँगा। मकान में अगर हमें अच्छी सी नौकरी मिल गई, मकान बड़ा मिल गया या मकान मिल गया, उसके फ़ौरन बाद में ये सामान अपना यहाँ से ले जाऊँगा। मकान मालिक ने इस पर ऐतराज़ किया कि साहब नया आदमी आएगा, उसे 2 कमरे नहीं मिलेंगे, वो उस किराए पर कैसे रहेगा। उसने कहा साहब 2 कमरे का जो किराया है वो आप मुझसे लेते रहिए, हर महीने आपको हम डाल देंगे। तो 2 कमरे का जो भी किराया तय हुआ उस किराए को वो बराबर हर महीने उनके बलबीर राजपूत के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा। फिर पुलिस ने वो लाश को निकाला, लाश में बदबू आ रही थी। कारण भी ये बताया गया कि वैसे तो उसने उसको 0 से भी कम, जो सबसे कम टेम्परेचर है उस पर लगा रखा था, लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों में वहाँ बिजली के आने में जो समस्या हुई थी, बार बार बिजली कट रही थी, उसमें संभवतः उसकी वजह से उसमें बदबू भी आनी शुरू हुई और भीतर बनने वाली गैसेस की वजह से वो जो रबर का लगा रहता है, रबर की रिम जो लगी होती है वो कहीं से खुल गई और फिर वो बाहर उसकी बदबू आने लगी। डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया। विनोद दवे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कोशिश की तो वो पता लगा कि टोंक में वो उस पर 2 अपराध पहले से दर्ज थे और वो जेल में बंद है। पुलिस ने खैर वहाँ के स्थानीय पुलिस से, टोंक जेल में वो बंद है, पुलिस ने यहाँ की देवास की पुलिस ने उनसे संपर्क किया, टोंक पुलिस से, और उसको फिर पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बारे में उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी ने यह भी बताया कि उज्जैन ज़िले में वो काम करता था, कोई प्राइवेट काम करता था, फिर कई महीनों से कई साल तक वहाँ काम करने के बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया देवास और वो देवास आकर रहने लगा। लेकिन तभी उसकी पत्नी से इस बात को लेकर अनबन हुई और उसकी हत्या के तुरंत बाद उसने वो मकान भी छोड़ दिया, वो नौकरी भी छोड़ दी, अपनी नई जगह का पता भी वहाँ नहीं लिखवाया और उसके बाद वो वहाँ से अपने गांव वापस मौलाना में आके रहने लगा। मौलाना ये देवास ज़िले का गांव है। मकान मालिक इस बीच में उससे कई बार संपर्क करके ये कहता रहा कि कमरे अपने बंद कर दिए हैं, कमरा आप खाली कर दीजिए ताकि हम नए किराएदार को दे सकें। घटना वाले दिन भी उसने सवेरे सवेरे फ़ोन किया था, घटना वाले दिन नहीं, 10 जनवरी को जिस दिन वो लाश मिली थी उस दिन भी फ़ोन किया था कि हमारा मकान मालिक परेशान है, आप इस कमरे को, आप अपना सामान ले जाइए। इस पर उसने ये कहा कि देखिए मैं आपको उन 2 कमरों का किराया दे रहा हूँ, मेरे घर में इस समय जहाँ मैं रह रहा हूँ इतना सामान रखने की जगह नहीं है। तो फिर जब उसको भी शंका हो गई कि कोई बात ज़रूर है जो ये बार बार मकान खाली करने के लिए और 2 कमरों को खाली करने के लिए मेरा मकान मालिक कह रहा है, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, तो वो वहाँ से फ़ौरन खिसक गया। गांव में ही वो रहता था। जब पुलिस पहुंची तो पता लगा कि वो गांव में ही था, क्योंकि 1 महीने बाद फरवरी में उसके घर में किसी लड़की की शादी थी
और उसी लड़की की शादी के दौड़ धूप में शहर देहात एक किया हुआ था। लेकिन सवेरे के बाद से वो गांव से नादारद है। बहरहाल पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और जो दूसरा उसका साथी है विनोद, वो जिसके पिता का नाम मनोहर लाल और वो सरसाना इंगोरिया का, थाना इंगोरिया का रहने वाला था, वो उसको जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। आज की घटना देखिए, आज फिर लिव इन रिलेशन में रहने वाली एक महिला की जान चली गई। लिव इन में रहने वाली 90% लड़कियों का यही हश्र हो रहा है। आपको ध्यान हो, लिव इन रिलेशन में जो हत्याएं महिलाओं की हुई, इस संबंध में एक सीरीज मैंने की थी अब से कोई 6-8 महीने पहले, जिसमें 20-22 ऐसे मामले जो लिव इन रिलेशन के कारण महिलाओं की हत्या के थे, उनका मैंने जिक्र किया था, और सभी अपराध की सच्ची घटनाएं थीं। तो ये भी घटना आप उसी को जोड़ के देख सकते हैं। और यहाँ तो संजय और पिंकी 5 साल से लिव इन में रह रहे थे, 3 साल उज्जैन में, 2 साल देवास में। अब 5 साल तक लिव इन में रहने का क्या मतलब है? देखिए, लिव इन में रहने वालों का जो कंसेप्ट है, या जो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, जब वो उसको जस्टिफाई करते हैं, वही लोग जो लिव इन में रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साहब, शादी के पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है, ताकि शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। हम एक दूसरे की आदतों के बारे में, एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे की स्थिति के बारे में, एक दूसरे का माइंडसेट हम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। सिद्धांत रूप से तो ये बात ठीक लगती है, पर इस सिद्धांत में इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आखिरकार एक दूसरे को समझने के लिए कितना समय लग सकता है, कितना मिनिमम समय होना चाहिए। 2 साल, 3 साल या 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन इस सिद्धांत में ये समय, क्योंकि समय सीमा निर्धारित करना दोनों को सूट नहीं करेगा, इसीलिए कभी किसी ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की, न कानून ने की और न ही समाज ने की। और पहले जब छोटी उम्र में शादियां होती थी, बाल विवाह होते थे, कारण बहुत से हैं। राजस्थान के बाल विवाह के कारण तो और भी ऐतिहासिक भी हैं, और बहुत ढेर सारे स्थानीय कारण भी हैं। तो जब छोटी उम्र में शादियां कर देते थे लोग, 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में लड़के लड़की की शादी हो जाती थी, तो उसमें जो गौने का सिद्धांत था, गौना मतलब शादी कर दी उन्होंने, फिर दोनों चले गए, फिर उसके बाद गौना उसका होता था, वो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल में होता था। जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 7 साल की थी। 7 साल तब जब बहुत छोटी उम्र में शादी की गई हो, तो वो गौना किया जाएगा। गौना जिसे सेकंड मैरिज कहते हैं। गौना वो भी कहते हैं कि शादी की रस्म तो आपने लड़की के यहाँ आकर पूरी कर दी, लेकिन लड़की आपके यहाँ तब जाएगी जब उसका गौना होगा। ये आज भी राजस्थान और आदिवासी समुदाय में है, जहाँ छोटी उम्र में, हालांकि देखिए ये गैर कानूनी है, नाबालिग बच्चों की शादी, लेकिन फिर भी चोरी छिपे ये शादियाँ आज भी होती हैं। और उसमें भी जब बहुत कम उम्र हो तो बड़ा रेयरेस्ट ऑफ ए रेयर है कि 7 साल में गौना लिया जाए। 7 साल में गौना लड़की को भेजा जाए जब वो पति से पहली बार मिलेगी। जनरल जो है वो साल 3 और 5, यानी साल के भीतर 3 साल में, तीसरे साल या 5वें साल ये गौना किया जाता है। इसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि शादी करके 2 रिश्ते पक्के कर दिए गए, 2 परिवार एक दूसरे के नज़दीक आ गए, 2 परिवार एक दूसरे को समझ कर शादी के बंधन में बच्चों को बांध दिया, लेकिन उनका गौना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाएंगे या बालिग होने की चौखट पर नहीं पहुंचेंगे। जनरली ये गौना जब उनकी उम्र, लड़कियों की 15-16 साल और लड़कों की 17-18 साल हो जाती है, तब ये गौना किया जाता है। तो ये जो तर्क है इसके पीछे कि क्यों 3 साल और 5 साल, 1 साल, 3 साल और 5 साल में जो गौना किया जाता है, वो टाइम लिमिट जो फिक्स की गई है, वो बच्चों के बालिग होने तक वो अपने घर में रहेंगे, और फिर बालिग जब हो जाएंगे तब एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ये टाइम लिमिट आज भी 5 ही साल है।
5वें साल तक। 7 साल तो बहुत ही रेयर है। जब बहुत छोटी उम्र में शादी आप कर देंगे तब उसे 7वें साल में गौने की बात होती है। तो 3 और 5 साल दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। शादी के बाद एक दूसरे के यहाँ होने वाले समारोह में पार्टिसिपेट करते हैं। लड़की की जहाँ शादी की गई है वहाँ जब उसके यहाँ कोई आयोजन होता है, वो बुलाया जाता है परिवार, वो जाते हैं वहाँ, समझते हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कैसे लोग हैं, बच्ची को ठीक से रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ये सब बातें 3 से और मैक्सिमम 5 साल में दोनों परिवारों को, और लड़के वाले जब इनके यहाँ किसी शादी ब्याह में आते हैं तो वो भी आसपास के लोगों से बातचीत में ये पता कर लेते हैं क्या है स्वभाव लड़की का, कितने तक पढ़ी है, अब भी पढ़ने जा रही है कि नहीं जा रही है। कोशिश ये करते हैं कि अगर वो घर से बाहर निकल रही हो तो घर वाले कम से कम देख लें कि हमारे घर की बहू कैसी है और क्या है। तो बहरहाल इन सब में तो ये लिमिट फिक्स की गई है ताकि वो एडल्ट हो जाएं, बालिग हो जाएं, तब एक दूसरे से मिलें। लेकिन लिव इन में तो इस तरह का कोई फंडा है नहीं। सब वेल ग्रोन अप लड़के और लड़की हैं, उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, लिव इन में रह रहे हैं। बस खाली नाबालिग, मतलब वहाँ तो बालिग होने पे मिलना है जब गौने की बात होती है शादी के बाद। यहाँ लिव इन में बालिग हो जाएंगे तभी लिव इन में रहेंगे। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि एक दूसरे को समझने के लिए कितना समय चाहिए। मैं बार बार जाने कितनी बार ऐसी घटनाओं का जिक्र करते समय बताया होगा कि मेरी समझ से, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से एक दूसरे को समझने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त है। अगर समझने की गरज हो, अगर समझने का उद्देश्य हो कि भाई हम समझ लें फिर उसके बाद हमारा वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, तो 6 महीने की अवधि पर्याप्त है। लेकिन ये समय सीमा न तो कानून ने तय की है न समाज ने तय की है। वैसे बहुत अच्छा होता अगर कानून इसे तय कर देता कि साहब आप 6 महीने तक लिव इन में रह सकते हैं, क्योंकि लिव इन में रहने पहले तो ये इलीगल था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये कहा गया कि 2 बालिग लोग अगर एक साथ रह रहे हैं वो अपराध कैसे हो जाएगा, वो बिल्कुल अपराध नहीं है। और उसके बाद झड़ी लग गई लिव इन रिलेशंस की। तो कितने दिन तक ये लिव इन रिलेशन में रहना वाजिब है, सही है, तार्किक है, इसको अगर कानून लिमिट इसकी तय कर दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कानून शायद इसे न कर सके या न कर पाए या नहीं करना चाहेगा, तो ऐसे में समाज को ये नियम इस समय का निर्धारण करना होगा कि भाई 6 साल बहुत, 6 महीने बहुत हैं एक दूसरे के समझने के लिए। 3, 4 और 5 साल लिव इन में रहने के बाद तो दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो जाना लाजमी है, बिल्कुल कम हो जाएगा। कितने समय तक वो उत्कंठा बनी रहेगी मिलने की, बात करने की, रहने की, साथ रहने की। 3 साल 4 साल में तो ये सब खत्म हो जाता है। सारा जो चार्म है लाइफ का, दोनों का, इनका भी और उनका भी, वो खत्म हो जाता है। और लिव इन में लड़की की हत्या की तिथि उसी दिन निर्धारित हो जाती है जिस दिन वो शादी के लिए पहली बार कहती है कि अब बहुत हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु के वारंट पर उसी दिन दस्तखत हो जाते हैं जिस दिन वो ये कहने लगती है कि अब शादी करो। जब वो अपना सर्वस्व लुटा चुकती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब वो कहना शुरू करती हैं कि अब बहुत हो गया, अब शादी कर लो। और लिव इन में लड़कियां ही मारी गईं। मैंने जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया है, पुराने जो नियमित श्रोता हैं या नियमित हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि मैंने जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया है सब में लड़कियों की ही हत्या हुई है, लड़कियां ही मारी गई हैं। तो इसलिए अगर किसी का लिव इन 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है और दोनों तरफ से शादी को टालने के बहाने चल रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, या सिर्फ इधर से या सिर्फ उधर से, तो फौरन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। खासकर लड़कियों को जरूर अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 6 महीने के बाद अगर वो लिव इन चल रहा है तो वो दुरभिसंधि है।
और उसका हश्र वही होगा जो बाकी लिव इन में लड़कियों का हुआ है, और लड़की को ही जान से लड़की को ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।